लिखो कंडीशन 4 कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन 4 कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन 4 कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब था? अरे कब था? जब क्रस्ट ट्रफ पे बोलो इन ब्राइट मिली या डार्क फ्रिंज मिली? ब्राइट मिली। या डिस्ट्रक्टिव कब था? क्रस्ट पे ट्रफ मतलब आउट ऑफ फेज 180 डिग्री के फेज डिफरेंस से। कितने डिग्री से? 180 डिग्री से। बोलो ब्राइट मिली या डार्क मिली? डार्क। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आती है एक वेव इक्वेशन आती है। हमने ये पढ़ रखा है कि वेव है वो होती है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t, और हम क्या कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t। अरे वेव की इक्वेशन यही होती है, बोलो हमारे पास y इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। y को हमने क्या नाम दे दिया? डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया। a नाम दिया हमने एम्पलीट्यूड का, a इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एंड ओमेगा हमने जो नाम दिया वो नाम दिया एंगुलर वेलोसिटी, और t है वो हमारे पास कोई भी टाइम है। ठीक है, आपके पास कोई भी टाइम है। ठीक है, इससे पहले एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आता है, पहले उसको देखेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? ये कहता है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेव्स हैं उनको हम एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट कर देते हैं। देखो ये मैंने मान ली पहली वेव है, इसका एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया a, ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास दूसरी वेव है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी कितना है? a है। और जैसे इस वेव को इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो बोलो क्या क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट इंसिडेंट हुई और ट्रफ के ऊपर ट्रफ इंसिडेंट हुई। बोलो क्या हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोलो बढ़ेगा या घटेगा? अरे बढ़ेगा। और बोलो ये हमारे पास क्या आ गई? रिजल्टेंट वेव आ गई। तो दो वेव थी, उनको एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर दिया तो हमारे पास रिजल्टेंट जो भी वेव आएगी उसी को हमने क्या नाम दे दिया? रिजल्टेंट वेव का नाम दे दिया। एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दूसरा मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि भाई एक वेव मेरे पास ये वाली है, इसका एम्पलीट्यूड a, एक वेव ये वाली है, इसका एम्पलीट्यूड भी a। बोलो क्रस्ट पे क्या इंसिडेंट करी? ट्रफ। बोलो हमारे पास क्या क्रस्ट पे जब ट्रफ फॉल होगी तो क्या ऐसा आएगा? ये ऐसा आएगा, ये पॉजिटिव और ये कैसा है? नेगेटिव। बोलो क्या हमारे पास डार्क आएगी? अरे क्या डार्क आएगी? डार्क आएगी। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेव्स हैं उनको हम एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? भाई सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, और ये हो गया y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू yn। और जब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है तो हम इसको क्या कहेंगे कि इट इज द वेक्टर सम। क्या कह देंगे इसको? वेक्टर सम का नाम दे देंगे। ध्यान से देखोगे, बाद में लिखोगे। यहाँ मैंने मान लिया कि मेरे पास लेट टू कोरेंट सोर्स है, एक का डिस्प्लेसमेंट है a cos ऑफ ओमेगा t, दूसरे कोरेंट सोर्स का डिस्प्लेसमेंट है a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई ले लिया, और फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। अब एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर दिया तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या? y1 प्लस y2 होगा। और बोलो ये क्या हमारे पास a cos ओमेगा t प्लस a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई के बराबर होगा। और क्या मैं ये कॉमन ले सकता हूँ?
cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर होगा। अरे यहाँ पे क्या कोई फॉर्मूला बना, और कौन सा फॉर्मूला बन गया, cos c प्लस cos d। और बोलो cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला होता है, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू cos cos में cos आएगा, cos cos में cos आएगा, और ये आया हमारे पास 2 cos ऑफ c माइनस d अपॉन 2 और cos ऑफ c प्लस d बाई। अरे यही बनेगा, जो बड़ा एंगल है उसको c मान लो, चाहे छोटे को मान लो, और छोटे वाले को क्या मान लिया मैंने, d, ये c और ये क्या है d। अरे बोलो क्या बना, a इंटू बोलो क्या लिखूं, 2 cos, अरे बोलो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी अपॉन 2 पर इंटू cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई अपॉन 2। अरे सही है, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट, और क्या 2a cos ऑफ फाई बाई 2 cos ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस फाई अपॉन 2 के बराबर आ गया। और क्या मैं इसको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को ये लिख सकता हूँ, 2a cos ऑफ फाई बाई 2 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। अरे अलग अलग के नीचे हो गया, 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2 के बराबर आ गया। और ये आया हमारे पास 2a cos फाई बाई 2 इंटू cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। और फाई क्या आपके पास है, फेज डिफरेंस, फाई क्या है, फेज डिफरेंस। और जब फाई फेज डिफरेंस है तो बोलो ये कहीं 30 डिग्री का भी हो सकता है, 60 डिग्री का भी हो सकता है, 90 का भी हो सकता है, 120 का कुछ भी हो सकता है। और बोलो जब इसकी वैल्यू हमारे पास कोई भी लेंगे तो cos की वैल्यू बोलो कांस्टेंट आएगी या नहीं, क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है, नहीं है, ये टाइम के साथ चेंज हो रही है, यस इट चेंजेस विद टाइम। देयरफॉर हमने क्या किया कि जो रिजल्टेंट वेव आई वो भी हमारे पास एक सिनुसॉइडल वेव आई है। कैसी वेव आ गई, एक सिनुसॉइडल वेव आ गई, और जिसका एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास आएगा 2a cos ऑफ फाई बाई 2। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास आया है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया है। अरे किसी को कोई डाउट तो बोलो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2 के बराबर आया, जहाँ पे a है वो हमारे पास क्या है, इस वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। क्या है इस वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सही है यहाँ तक। आगे देखो, अब मैं यूँ कहता हूँ कि ये तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, अब हमें कैलकुलेट करनी है इस वेव की इंटेंसिटी। क्या कैलकुलेट करनी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और हम ये कहते हैं कि जो इंटेंसिटी है, किसी भी वेव की इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। देयरफॉर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। और बोलो ये की वैल्यू कितनी है, तो ये cos फाई बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2a cos ऑफ फाई बाई 2 इसका होल स्क्वायर, और i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाई 2। सही है। a क्या है, ओरिजिनल सोर्स वेव का हमारे पास एम्पलीट्यूड है, और जब सोर्स वेव का हमारे पास एम्पलीट्यूड a है तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि I नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, I नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और इन दोनों को डिवाइड कर लो भाई, I अपॉन I नॉट प्रोपोर्शनलिटी इक्वल में कन्वर्ट हो गई 4a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाई 2 अपॉन a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट। क्या I की वैल्यू हमारे पास 4i नॉट cos स्क्वायर फाई बाई 2 आई। दिस विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये हमारे पास कौन सी इंटेंसिटी आ गई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और बोलो कितनी आई, 4i नॉट cos स्क्वायर फाई बाई 2 के बराबर आई। क्वेश्चन 4,
कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। भाई कंस्ट्रक्टिव के अंदर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तभी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ध्यान दो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास था a इज इक्वल टू 2a cos पाई बाई 2, और मैं यहाँ से कहूँगा कि a विल बी मैक्सिमम, a विल बी मैक्सिमम। बोलो a मैक्सिमम कब होगा? जब cos पाई बाई 2 मैक्सिमम होगा, और cos पाई बाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू या तो +1 जीरो लाइन के ऊपर या -1। तो यहाँ से मैंने कह दिया कि cos ऑफ पाई बाई 2 विल बी मैक्सिमम इफ cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू +-1। और बोलो cos की वैल्यू +1 कितने डिग्री पे होती है? 0 पे, और -1 पाई पे, फिर +1 2 पाई पे, -1 3 पाई पे, +1 4 पाई पे, -1 5 पाई पे, एंड सो ऑन। मैं इसको ये कह सकता हूँ cos ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू ± cos ऑफ n पाई, और मैंने कह दिया पाई बाई 2 इज इक्वल टू ± n पाई, और पाई इज इक्वल टू ±2n पाई। ये कहा है कि इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। कब होगा? जब फेज डिफरेंस कितना होगा? अरे कितना होगा? ±2n पाई। इसी से आगे हमारे पास इसके अंदर पाथ डिफरेंस भी आता है। क्या आप लोगों को पता है पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है λ/2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या होता है कि दो वेव्स उस पॉइंट के ऊपर पहुंचती हैं तो कौन सी वेव कितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है या कम करती है, उनकी जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है उसी को पाथ डिफरेंस का नाम दे देते हैं। और पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू λ/2 पाई इनटू ±2n पाई। अरे फेज डिफरेंस ±2n पाई था, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, और बोलो पाथ डिफरेंस कितना आ गया? ±n लैम्डा। कितना है? ±n लैम्डा। ये कौन सा इंटरफेरेंस की कंडीशन थी? कंस्ट्रक्टिव की। कंस्ट्रक्टिव के लिए या तो फेज डिफरेंस कितना हो ±2n पाई, या पाथ डिफरेंस कितना हो ±n लैम्डा। और n की वैल्यू है वो मैं कह सकता हूँ 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आगे हमारे पास आता है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, इंटेंसिव और निकालो कंस्ट्रक्टिव की। भाई जब हमारे पास पाथ a मैक्सिमम है तो cos पाई बाई 2 +1, यहाँ से कह दो i इज इक्वल टू 4i0 इंटू +1 का स्क्वायर, और बोलो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आ गई? 4i0। कितनी आ गई? 4i0 के बराबर आ गई। आगे हमारे पास आता है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जैसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो मैं कहूँगा कि इंटरफेरेंस हो डिस्ट्रक्टिव होगा। और बच्चों कब होगा? जब हम कहेंगे कि A है वो क्या होगा आपके पास? मिनिमम। A विल बी मिनिमम। कब होगा A मिनिमम? जब हमारे पास cos पाई बाई 2 है वो किसके बराबर हो? 0 के बराबर। किसके बराबर हो? 0 के बराबर। अब यहाँ से देखो cos पाई बाई 2 0 के बराबर आ गया। आगे मैं यूँ कहता हूँ कि भाई हमारे पास cos पाई बाई 2 0 है, और cos की वैल्यू 0 कितने डिग्री पे होती है? 90 पे। और 270 पे कितनी होती है? 0। पाई पाई जोड़ते जाओ तो हमेशा कितनी होगी? 0। तो यह है cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू cos ऑफ 2n - 1 इंटू पाई बाई 2, और यहाँ से कह दो पाई बाई 2 इज इक्वल टू ±2n - 1 इंटू पाई बाई 2। एक बार ध्यान दो, n की वैल्यू ले 1, n की वैल्यू 1 लेओगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 - 1 1। क्या पाई बाई 2 आया? n की वैल्यू 2 ले,
2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, 3 पाई बाई 2 270, 3 ले होंगे तो 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। यहाँ से हमने क्या दिया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n माइनस 1 इंटू 5 के बराबर होगा। अरे ठीक है, सही है। आगे देखो पाथ डिफरेंस निकाल दो इसका। पाथ डिफरेंस क्या फॉर्मूला बताया हम? अरे क्या बताया हम? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस और x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू प्लस माइनस 2n माइनस 1 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट और फिर पाथ डिफरेंस आया प्लस माइनस 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना आया 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 और यहाँ हम कहेंगे कि n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। बोलो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी? अरे cos 5/2 की वैल्यू कितनी आ गई 0 और i इक्वल टू कितना था 4i नॉट cos स्क्वायर 5/2 और cos 5/2 की वैल्यू 0 0 का स्क्वायर। क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपके पास 0 के बराबर आएगी? अरे क्या 0 के बराबर आएगी? ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 0 के बराबर आ गई। आगे हमारे पास आता है कि भाई ये तो हमारे पास आ गई इसकी कंडीशन। अब हमारे पास ये कहता है कि अगर हमारे पास दोनों के दोनों सोर्स है वो एक्चुअल में कोहेरेंट है, दोनों के दोनों सोर्स है वो एक्चुअल में कैसे हैं कोहेरेंट सोर्स हैं, तब ये कहता है कि हमें जो इंटरफेरेंस मिलेगा वो कैसा इंटरफेरेंस मिलेगा? वी गेट द स्टेबल इंटरफेरेंस, वी गेट द स्टेबल इंटरफेरेंस। इट मीन्स द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल नॉट चेंज। अगर टाइम चेंज होता है तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है वो चेंज नहीं होंगी। दैट इज वी कैन से दैट दे विल रिमेन्स एट द सेम पोजीशन। कहाँ पे रहेंगी वो? सेम पोजीशन पे। बट ये कहता है कि कई बार हमारे पास क्या है कि भाई कोहेरेंट है वो कैसे सोर्स हो जाते हैं इनकोहेरेंट हो जाते हैं। कई बार सोर्स कैसे हो जाते हैं इनकोहेरेंट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर टाइम चेंज होता है तो फेज डिफरेंस है वो भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। और जब फेज डिफरेंस चेंज होता है तो टाइम के साथ फेज डिफरेंस क्या हो गया चेंज। उस कंडीशन में ये कहता है कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल चेंजेस रैपिडली। द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल चेंजेस रैपिडली। मतलब जैसे जैसे फेज डिफरेंस चेंज होगा तो पोजीशन भी क्या हो जाएगी आपके पास है चेंज हो जाएगी। और तब ये कहता है कि जो हमारे पास इंटरफेरेंस वन स्टेबल होगा पोजीशन चेंज होगी देन इन दैट केस वी गेट द एवरेज इंटेंसिटी एंड द एवरेज इंटेंसिटी इज गिवन एज आई एवरेज। इस ब्रैकेट में जो हमने बंद कर दिया वो किसको रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू को। इसी में कैलकुलेट करना बताया था हमने और एवरेज वैल्यू ऑफ 4i नॉट cos स्क्वायर 5/2 और ये मैं कह सकता हूँ 4i नॉट एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 5/2 और cos स्क्वायर 5/2 ऐसे में हमने इसकी एवरेज वैल्यू निकाली थी 1/2। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या थी है आई एवरेज इज इक्वल टू 4i नॉट इंटू 1/2 और बोलो क्या हमारे पास 2i नॉट के बराबर आ गई। और क्या हमारे पास इंडिविजुअल सोर्स की पहले सोर्स की इंटेंसिटी आई नॉट फिर दूसरे की कितनी थी आई नॉट। क्या हमने दोनों इंटेंसिटी को इंडिविजुअली सिंपली ऐड किया है? अरे जब इनकोहेरेंट सोर्स होंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो हमारे पास यूनिफॉर्म मिलेगी। और जैसे जैसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मिलेगी तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो चेंज नहीं होगी। इट विल रिमेन्स 2i नॉट। कितनी रहेगी आपके पास 2i नॉट एक यूनिफॉर्म रहेगी। अरे सही है। अब इसकी एवरेज वैल्यू देख लो। वहाँ हमने कहीं कैलकुलेट किया था cos स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू निकाली थी। और जब इसकी एवरेज वैल्यू निकाली थी तो एवरेज का मतलब होता है 1/t इंटीग्रेशन ओवर 0 से t cos स्क्वायर ओमेगा टी। और क्या cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? अरे क्या कर सकते हैं डायरेक्ट? नहीं कर सकते। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा
पावर 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब इसको पावर 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको और 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी आया। और 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या 1 प्लस cos ऑफ 2 ओमेगा टी लिख सकता हूँ। इसकी लिमिट 0 से t इंटू डी टी। अरे क्या इस फॉर्मूले का पता है? 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा। अब देखो यहाँ ये दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ओवर 0 से t, क्या 1 dt लिख दूँ प्लस इंटीग्रेशन 0 से t, क्या cos ऑफ 2 ओमेगा t dt लिख दूँ। अरे सही है, 1/2t इंटू बोलो 1 का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन d और लिमिट 0 से t प्लस cos 2 ओमेगा t का sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा sin ऑफ 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा और लिमिट क्या 0 से t जाएंगी और ये आया 1/2t इंटू t माइनस 0 प्लस 1/2 ओमेगा साइन ऑफ 2 पाई अपॉन t इंटू टी। और क्या इसकी लिमिट 0 से t जाएंगी, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। यह है 1/2t इंटू टी प्लस 1/2 ओमेगा साइन ऑफ 2 पाई अपॉन t इंटू टी माइनस साइन ऑफ समथिंग इंटू 0 और बोलो साइन 0 की वैल्यू, और t से t कैंसिल आउट हो गया, साइन 2 पाई की वैल्यू, अरे साइन 2 पाई की वैल्यू, अरे साइन 2 पाई की वैल्यू 0 कितनी होती है 0 माइनस 0 और 0 इंटू समथिंग 0। क्या हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1/2 t इंटू टी और t से t कैंसिल आउट हो गया, क्या एवरेज वैल्यू इसकी 1/2 आई। तो cos स्क्वायर 5/2 की भी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी 1/2 के बराबर आएगी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितनी आ गई आपके पास है 2i0 के बराबर आ गई।